बस्तर में हिड़मा नक्सलवाद का सबसे खूंखार चेहरा बनकर सामने आया है। बीते दिनों हिड़मा की एक तस्वीर सामने आई जो हिड़मा की लेटेस्ट तस्वीर कही जा रही है। उस तस्वीर के सामने आने के बाद हिड़मा कैसा नज़र आता है, दर्शकों ने पहली बार ये देखा। इस तरह के बड़े नक्सली जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी तस्वीरें सामने ना आ पाए। ऐसा वो क्यों करते हैं और उनकी तस्वीरें सामने आने से नक्सल संगठन को क्या कुछ नुकसान होता है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बस्तर के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, बस्तर आईजी हमारे साथ हैं। सर, बीते दिनों हिड़मा की एक तस्वीर सामने आई। सर, वो तस्वीर कैसे सामने आई, कितनी पुरानी ये तस्वीर होगी, इस बारे में कुछ बता दें आप। सीपीओ माओवादी संगठन एक प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी संगठन है। उस संगठन के कैडर्स के संबंध में समय समय पर हमने जानकारी इकट्ठा करके उनके प्रोफाइल जो बिल्ड करते हैं उसमें उनके फोटोग्राफ से लेकर अन्य जो डिटेल्स है वो सब संबंधित हमने जानकारी इकट्ठा करते और उसका एक प्रोफाइल बिल्ड करते। उनमें से कुछ चीज़ नॉर्मली सार्वजनिक होते हैं और कई चीज़ मतलब सार्वजनिक नहीं की जाती, वो सुरक्षात्मक कारणों से और ऑपरेशनल कारणों से हम उसको सार्वजनिक नहीं करते। लेकिन आमतौर पर फोटोग्राफ्स वगैरह जैसे कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में भी रहते हैं और हाल फिलहाल में कुछ टॉप लेवल कैडर्स का फोटोग्राफ भी अभी कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी आए थे। उसके कुछ को हमने वेरीफाई भी किया है। और जैसा सीपीएम मोदी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर जो हिड़मा है, पूर्व में ये पीएलजी बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और उनकी जो अन्य जितने भी अभी कैडर्स है और उसके साथ साथ जो सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स का फोटोग्राफ्स भी अभी हाल फिलहाल में जो प्लेटफॉर्म्स में आए थे उसका भी हम तस्दीक किया है। और इस प्रकार जो मोदी संगठन का जो डेटाबेस है, उनकी जो प्रोफाइल है, उनकी जो फोटोग्राफ इत्यादि से जो सुरक्षा बल का आने वाला समय और प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए मददगार स्थापित होते। साथ साथ जो क्षेत्र की जनता को भी जो माओवादी संगठन के एक क्रूएल और जो उनके क्रूरता चेहरा है, ये सब हिंसात्मक गतिविधि के पीछे कौन थे, उन सबको भी देखने के समझने के लिए भी इसके माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। उसी हिसाब से हम इसको देखते हैं। सर, आप लोग जो वांटेड पोस्टर लगाते हैं तो उस पोस्टर में जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो लोग पहचान पाएंगे कि हाँ ये फला व्यक्ति है, इसे तो हमने अगर देखा है, तो उसके बारे में जानकारी ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाते हैं। अनिश्चित रूप से जितना भी जो वांटेड जो कैडर्स है जिनके ऊपर शासन द्वारा उनके रैंक के हिसाब से यानी उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण से उनके ऊपर इनाम घोषित करते, उसका हम सार्वजनिक भी करते ताकि लोग उसको देख ले, पहचान ले और उसके माध्यम से हमको यदि आगे के कार्रवाई के लिए सूचना मिलेगा। ये सब एक नॉर्मल एक पुलिसिंग की प्रक्रिया होते हैं। लेकिन किसी मोदी संगठन का फोटो नहीं भी होगा फिर भी हमारे पास ऐसा व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम उनकी गतिविधि के ऊपर नज़र रख सकता है, उनकी जो एक्टिविटी के ऊपर हम निगरानी रखते हुए उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपने पास अभी एक मजबूत सिस्टम अभी अवेलेबल है, जिसके माध्यम से हमें वर्ष 2024 और 2025 में काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कार्रवाई को आगे लेकर गए थे, जिसके परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक सबके सामने उसका कार्रवाई का आउटकम भी सबके सामने नज़र भी आ रहा है। सर, आपने जैसे जिक्र किया तो मैं समझ पा रहा हूँ, बसव राजू जिसकी लगभग 30 साल पुरानी एक तस्वीर थी जो पुलिस प्रोफाइल में थी, इसके बावजूद आप लोग ने उसका इनकाउंटर किया, तो लेकिन फिर भी सर नक्सल संगठन कोशिश करता है बड़े कैडर्स की उसकी तस्वीरें सामने ना आए किसी भी तरह से। जैसे प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी महोदय संगठन के एक मोडस ऑपरेंडी ये भी रहते हैं, उनके संबंधित जानकारी आमतौर पर पब्लिक में सार्वजनिक ना हो, उसके लिए वो लोग अपना अधीनस्थ कैडर्स के लिए काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते, कोई फ़ोटो हो रहा, कोई किसी के कैमरा में ना खींचे, इस प्रकार के उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं। और कई गाँव में आना जाने के समय में किसी से मिलना नहीं है, इस प्रकार का काफ़ी उन रेगुलेशंस करते। इसके बावजूद भी पुलिस के पास और भी कई तरीके जिसके माध्यम से हम इन कैडर्स के बारे में जानकारी, उनकी कहाँ पर लोकेशंस हो सकता है इत्यादि को हम इकट्ठा करते। सुरक्षात्मक कारण से मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, मतलब मोदी संगठन की जो हर कैडर्स का, हर उनके जो टॉप लेवल कैडर्स का प्रोफाइल हमारे पास है, उसके संबंधित आसूचना अपना पास है। इसी कारण से हम प्रभावी रूप से अभी कार्रवाई कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर मोदी के जो कुंडली है पुलिस के पास उपलब्ध है, उस कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा भी है जो यदि हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण नहीं करेगा उनका अंत काफ़ी गंभीर रूप से होगा। इसलिए उनके पास मात्र अभी एक ही विकल्प है, उसके कुंडली में लिखा हुआ जो मैसेज को उनको समझना चाहिए और हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आकर आत्मसमर्पण करें। उनके पुनर्वास के लिए शासन द्वारा सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध कराते हैं और कई माओवादी कैडर्स उस विषय को समझकर हाल फिलहाल में आत्मसमर्पण भी किया। उन्हें पुनर्वास के लिए हम सभी प्रकार का सहायता और शासन के जो पुनर्वास पॉलिसी के तहत जितना भी प्रोविजंस है उसी के तहत उनका सभी प्रकार का सहायता भी दी जा रही है और एक सामान्य एक शांतिपूर्ण जीवन
दौरान वो सरेंडर कैडर्स अभी जी रहा है। और बाकी अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी आतंक के बल पर जंगल में घूम रहा है, उनसे बार बार हम ये निवेदन करना चाहते, ये अपील करना चाहते वो हिंसा त्याग करके आकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा उनका अंत काफ़ी एक गंभीर परिणाम को भुगतने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। सर लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन डीवीसी रैंक सर ऊपर के नक्सली, चाहे एसजेडसी की बात करें या सीसी मेंबर्स की बात करें, अब तक वो कोई भी सरेंडर नहीं कर पाए। सीसी मेंबर्स तो खैर काफ़ी कम है, लेकिन कोई एसजेडसी मेंबर ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। तो क्या ये लोग जंगल के अंदर रह के लड़ना ही चाहते हैं आगे? जैसा अभी वर्ष 2024 और 2025 में जिस तरीके से ऑपरेशनल आउटकम रहा है, उसमें खास बात ये भी रहा है, काफ़ी सीनियर लेवल कैडर्स के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उसमें सबसे 21 मई के जो मुठभेड़ में सीपीएम माओवादी संगठन के सरगना उनकी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू की डेड बॉडी सुरक्षा बल ने अबुजुमार के जंगल से बरामद की गई। और उसके पश्चात सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधागर उर्फ गौतम, उनका डेड बॉडी भी नेशनल पार्क इलाका में रिकवर की गई थी। और गरियाबंद क्षेत्र में सीसीएम चलपदी का डेड बॉडी भी रिकवर की गए थे। और उसके पूर्व में वर्ष 2024 और 25 में ऐसा 10-12 जो स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर किया। इस प्रकार हाल फिलहाल में टॉप लेवल कैडर्स का काफ़ी बड़ी संख्या में उनका डेड बॉडीज अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर की गए थे। इससे हमारा जो पहुंच है जो उन इलाका तक हो पा रहा है जहां पर पहले माओवादी उसका अपना एक सुरक्षित आधार क्षेत्र मानते हैं, उस इलाका तक अपना सिक्योरिटी फोर्सेस की रीच बढ़ गई है। इसलिए माओवादी के सीनियर लेवल कैडर्स के पास भी अभी मात्र एक ही विकल्प बचा है, हिंसा छोड़कर आकर आत्मसमर्पण करे। नहीं तो जिस तरीके से जो बाकी सीनियर लेवल माओवादी कैडर का जो अंत हुआ, वैसे अंत के इनको भी तैयार रहना पड़ेगा। सर आप लोग नक्सलियों के एक नारायणपुर में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें नक्सलियों को लाइवलीहुड के तहत जो है स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के जरिए क्या उद्देश्य आप लोग का, समर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन जीने के लिए आप लोग और क्या कर रहे हैं? देखा जाए जो माओवादी कैडर की जो टॉप लीडरशिप आमतौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या अन्य राज्य से विगत लगभग 30-40 वर्षों से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत क्षेत्र के जो स्थानीय युवा युवतियों को अलग अलग विषय पर दिग्भ्रमित करते हुए उन्हें जल जंगल जमीन के विषय पर उनको गुमराह कर कई बार कंपलसरी रिक्रूटमेंट के माध्यम से उनका अपना संगठन में भर्ती करा दिया गया। इस विषय को समझने के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उनके पुनर्वास के लिए शासन का भी काफ़ी एक फोकस्ड अप्रोच है। इसमें उनका आर्थिक सहायता के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के माध्यम से उनको कई प्रकार के जो एक्टिविटी के लिए, जैसा कोई इलेक्ट्रिशियन के लिए, कोई राजमिस्त्री के लिए, कोई अन्य जितना भी जो टेलरिंग के लिए काम के लिए जो सामान्य रूप से गाँव में रखकर अपने एक जीवन यापन कर सकता है, उसके लिए उनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सभी जिला मुख्यालय में अभी नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकर सभी डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में इसका कार्रवाई जारी है, ताकि अपना एक स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वापस समाज में जाने के बाद तो ये एक सामान्य रूप से अपने आप को री इंटीग्रेट कर सकता है और उनके लिए एक जीवन यापन के लिए एक इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम भी उनके पास मिलता रहेगा। उसी उद्देश्य से ये सब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जा रही है। उसका परिणाम काफ़ी अच्छा, एक पॉजिटिव आउटकम भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। सर कर्रीगुट्टा इनकाउंटर के बाद एक मेगा स्नाइपर मिली थी जो नक्सलियों ने खुद बनाई थी, साथ ही सर उसकी कारतूस भी खुद बनाई थी नक्सलियों ने। सर ऐसा माना जाता है कि नक्सली अब तक कारतूस नहीं बना पाते थे, तो अब क्या नक्सली वो भी बना रहे हैं सर? हालांकि नक्सली संगठन लगातार कमज़ोर हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि जो इनके देसी हथियार हैं इससे लगातार ये इम्प्रोवाइज़ करते हैं, चाहे बीजेल की बात करें, तो क्या नक्सली अब बंदूक बना रहे हैं और गोलियां भी बना रहे हैं सर? जो माओवादी संगठन द्वारा आमतौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस से अलग अलग घटनाक्रम में जो लूटा गया आर्म्स एम्युनिशन को सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ किसी प्रकार का घटना करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और कुछ ऐसा आर्म्स एम्युनिशन है जो खासतौर पर बीजीएल लॉन्चर्स है, बीजीएल शेल्स है, और अन्य जितना भी जो लोकली फैब्रिकेटेड जो मसल लोडिंग राइफल बोलते, आम भाषा में उसको भरमार बंदूक भी बोलते, और अन्य जितना भी उनके पास लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो फैब्रिकेटेड जो वेपन्स और एम्युनिशंस होते, उसके भी समय समय पर हमने कार्रवाई करके उसकी काफ़ी बड़ी संख्या में उसको रिकवर भी किया था। और हाल फिलहाल जो करेगुटले हिल्स के जो कार्रवाई के दौरान 4 ऐसा जो उनकी जो फैक्ट्री जैसा जो एक फैसिलिटी थे जहाँ पर ये लोग लेथ मशीन लगाकर इस टाइप का बीजीएल शेल से लेकर जो स्नाइपर और उसका एम्युनिशंस वगैरह भी बना रहे थे, उस फैसिलिटी को हमने आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय किया और काफ़ी बड़ी संख्या में उस टाइप का सामग्री भी बरामद की गई थे। और अन्य इलाका में जहाँ जहाँ पर इस टाइप का माओवादियों का जो लोकली फैब्रिकेटेड जो मशीनरी है उसके खिलाफ भी हम आने वाले समय में और प्रभावी कार्रवाई करेंगे, ताकि माओवादी के इस प्रकार का कोई इलीगल और वेपन या एम्युनिशन उनके हाथ में ना रहे। उसी को लेकर हम एक फोकस तरीके से अभी कार्रवाई
करेगा। सर लगातार आप लोगों ने नक्सलियों की देसी फैक्ट्री तबाह की है। नक्सली एक बहुत खतरनाक और बड़ी लड़ाई की तैयारी में थे सर, हालांकि उससे पहले ही आप लोगों ने उनके ऐसे ठिकानों को आप लोगों ने ध्वस्त किया है। नक्सलियों के कई बीजेल सेल बहुत बड़े आकार के मिले, लगभग 10-10, 12-12 किलो के बीजेल सेल ही मिले हैं। तो क्या नक्सली एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे? जिस तरीके से विगत समय में माओवादी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुआ, उससे उनके क्षेत्रफल भी काफ़ी हद तक सिमट गए, उनके संख्या बल भी कम हो गए थे। और आने वाला समय में हमारा शेष इलाका जहाँ पर अभी उनका कुछ गतिविधि नजर आ रहा है, उसमें भी फोकस करके कार्रवाई करेगा। माओवादी का अभी कोई लंबा समय तक इस लड़ाई को लड़ने का उनके पास ना आधार क्षेत्र है, ना उनके पास बल संख्या है, ना उनके पास आर्म्स अम्युनिशन का संख्या है। अभी आईडी के माध्यम से सुरक्षा बल को टारगेट करने के लिए उनका पुराना एक मोडस ऑपरेंडी है, जिसके माध्यम से अभी हाल फिलहाल में भी हमको कुछ नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में हम सभी फ्रंट में फोकस करके उसमें सावधानीपूर्वक कार्रवाई करेगा। हम उनका सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके पास ताकत उसका कम आकलन नहीं कर रहा है, हमें पूरा सावधानी रखकर ही कार्रवाई करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से पुराना समय में उनके पास जो ताकत है वो धीरे धीरे सिमटते गई। उनके पास अभी वर्तमान की स्थिति में ऐसा कोई बल संख्या नहीं, उनके पास ऐसा क्षेत्रफल के आधार क्षेत्र नहीं बच गई। इसलिए हमारे पास आने वाला समय में उनके खिलाफ और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हमारा स्थिति काफ़ी मजबूत है, उसी हिसाब से हम प्लान करके कार्रवाई करेगा। सर नक्सली लगातार शांति वार्ता के लिए लेटर लिख रहे थे, नक्सली बहुत बेताब नज़र आ रहे थे। उनकी सेंट्रल कमेटी भी लगातार ये लेटर लिख रही थी कि हम शांति वार्ता चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम कोंटा में देखते हैं सर कि धमाका नक्सली करते हैं, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हो जाते हैं। तो सर एक तरफ नक्सली शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के हमले कर रहे हैं। तो सर ये क्या दोहरा चरित्र है नक्सलियों का? हाल फिलहाल में जिस तरीके से माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ी नुकसान हुआ, उसी कारण से वो संपूर्ण संगठन अभी बौखलाहट में है, नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो चुकी है। इसी कारण से मतलब उनकी बोलने में और करने में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। ये लोग जैसा शांति वार्ता के हिसाब से लगातार 6-7 प्रेस नोट जारी किए, उस संबंध में शासन ने स्थिति को काफ़ी स्पष्ट कर दिया। उनके पास अभी भी ये विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से यदि आएगा, उन्हें स्वागत की जाती है, उनकी पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सहायता भी दी जाती है। उसके छोड़ के यदि हिंसा के बल पर क्षेत्र की जनता का जान माल को नुकसान पहुँचाने के लिए कोई भी हरकत करेगा या सुरक्षा बल के खिलाफ किसी प्रकार का साजिश के माध्यम से नुकसान पहुँचाने के लिए कोई उनका एक्टिविटी रहेगा, हम उसके लिए मुँह तोड़ जवाब देगा। और अभी भी उनके पास एक विकल्प है, हिंसा छोड़कर आकर आत्मसमर्पण करे। और उसके अलावा यदि उनके पास और शेष कोई और विकल्प अभी नहीं बचा है, और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास ये रहेगा, मतलब माओवादी के पास जितना भी इस टाइप का जो इलीगल वेपन्स है और आईडी के माध्यम से यदि क्षेत्र में किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने के उनके पास यदि कोई ताकत है, उसका खात्मा करने के लिए हमारे पास योजनाबद्ध तरीके से हम कार्रवाई करेंगे, ताकि क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप, शासन की इच्छानुरूप आने वाला बहुत जल्दी नक्सल गतिविधि, उनके हिंसात्मक गतिविधि को हम समाप्त करेंगे और क्षेत्र की एक पॉजिटिव आइडेंटिटी दिलाने में हम सफल हो सकता है।